हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सावरकर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की नेक्स्ट वीडियो। अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो हम उसमें क्या पढ़ा रहे थे? एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। अगर हम एटॉमिक मॉडल की बात करें तो हम दो मॉडल को कंप्लीट कर चुके थे। कौन से? थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अगर हम थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल को जब हम पढ़ चुके थे तो जब हमारा क्या रदरफोर्ड मॉडल था उसने हमें क्या बताया? उसने हमें ये बताया कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन, वो क्या इसके अराउंड क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। कौन? हमारे इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी कुछ क्या थी? ड्रॉबैक्स थी। फर्स्ट जो ड्रॉबैक्स थी वो थी कि जो हमारा क्या था रदरफोर्ड मॉडल था वो क्या हुआ? एटम की स्टेबिलिटी को, किसकी? एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब वो कैसे नहीं कर सका? हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल था उसने हमें क्या बताया? उसने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, कौन? सर मैक्सवेल। उन्होंने बताया क्या? अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या है? चार्ज पार्टिकल, अगर वो किसी के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल है चार्ज, और वो किसी के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो वो हमारा क्या करता है? चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करता है। क्या करता है? कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करता है। क्या करता है? कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करता है। तो किसी ने रदरफोर्ड से पूछा कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर भी तो चार्ज प्रेजेंट होता है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज प्रेजेंट होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की हमारा क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल। तो जब ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड हमारा क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये भी तो हमारा क्या कर रहा होगा? एनर्जी का लॉस कर रहा होगा। जब एनर्जी का लॉस कर रहा होगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा क्या? ये रिवॉल्व करता करता एनर्जी जब इसकी क्या होगी? फिनिश होगी, तो ये आकर किसमें? न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। या न्यूक्लियस में आकर गिर गया तो क्या हो गया? हमारा एटम क्या है? कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं देखा। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी एक एग्जांपल को देखें, जब हमारे पास क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा चक्कर लगाते हैं। जब हमारी एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन होती है तो हम क्या करते हैं? उससे एक छोटा चक्कर लगाते हैं। जब एनर्जी हमारी उससे भी कम हो जाती है तो फिर हम अपना जो हमारा क्या था स्पेस था उसकी डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। फिर जब एनर्जी हमारी बहुत कम हो जाती है तो हम बहुत छोटा चक्कर लगाते हैं। जब एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है तो बहुत छोटा चक्कर। हमारी क्या होता जा रहा है? चक्कर का साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम चक्कर यहाँ पर बैठ जाएंगे, फिर हम पर चला नहीं जाएगा, मतलब फिर हम पर कोई भी राउंड नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल, एनर्जी का क्या कर रहा होगा? लॉस कर रहा होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा, मतलब मिल जाएगा। तो एटम हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। इस बात को कौन? हमारे जो रदरफोर्ड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर सके।
ये रीजन क्या है, ये किसकी वजह से क्या है, जो हमारे एटम के साथ कोलैप्स नहीं करता। फर्स्ट ड्रॉबैक हमारी क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, किसी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब किसकी बात हो रही है, द नेक्स्ट वेव during the oscillation charge particle energy losses। हमने कहा अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, एसिलेट कर दिया हमने उसमें, तो वो क्या करता है, कंटीन्यूअस एनर्जी का लॉस करता है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी slows down the speed of electron, eventually the electron falls into the nucleus। जब एनर्जी का लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड एटम कोलैप्स, और एटम क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। सेकंड ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अगर हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया कि हमारा क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ना तो एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, ना ही उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन बताया। उसने हमें ऑर्बिट तो बता दी थी, लेकिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी एक्सप्लेन नहीं करा। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या हो गई रदरफोर्ड मॉडल की, Rutherford model does not describe anything about the distribution of electron। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसमें, ऑर्बिट में, एंड एनर्जी ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन, और उनकी एनर्जी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। थर्ड जो ड्रॉबैक थी वो हमारी क्या थी, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कोई भी बात नहीं की। मतलब रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, मतलब रदरफोर्ड ने लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो ये हमारी क्या थी, तीन ड्रॉबैक थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। जब हमारा क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, तब एक हमारा नया मॉडल आया, उनका बोहर्ट। अगर बोहर्ट मॉडल की बात करें तो बोहर्ट मॉडल को किसने दिया था, सर नील बोहर्ट ने। किसने दिया था, सर नील बोहर्ट ने। अगर जो हमारा क्या था बोहर्ट मॉडल था, उसका क्या था, एक इम्पोर्टेंट फीचर था, वो क्या था, वो केवल क्या था, हाइड्रोजन लाइट, किसके, हाइड्रोजन लाइट एटम्स के लिए ही वैलिड था। हाइड्रोजन लाइट कैसे, कोई भी अगर एटम है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब क्या होगा, बोहर्ट मॉडल हमारा काम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर दे और क्या बना दे, He पॉजिटिव, मतलब He पॉजिटिव के लिए हमारा क्या बोहर्ट मॉडल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर थर्ड हम देखें लिथियम, लिथियम में लिथियम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्या करे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो क्या बनाएगा, Li2 पॉजिटिव। Li2 पॉजिटिव के लिए हमारा क्या बोहर्ट मॉडल एप्लीकेबल था। तो सबसे मोस्ट जो फीचर है इसका इम्पोर्टेंट क्या है, बोहर्ट मॉडल जो है वो हमारा हाइड्रोजन लाइट एटम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइट कैसे, कोई भी एटम जिसमें क्या हो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और दिया किसने था, सर नील बोहर्ट ने। उन्होंने क्या, सर नील बोहर्ट गेव ए मॉडल फॉर एन एटम, मतलब किसने एटम के लिए दिया था, in order to explain the line spectrum। लाइन स्पेक्ट्रम को थोड़ा बाद में
स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या हमारा रदरफोर्ड जो मॉडल था वो क्या जो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन जब हमारा पॉपर मॉडल आया उसने क्या एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। हमारा जो बोहर मॉडल था उसके बेसिक पोस्टुलेट क्या थे? तो फर्स्ट उसका पोस्टुलेट क्या था? बोहर मॉडल से पहले हमें रदरफोर्ड ने ये बता दिया था कि क्या होता है, सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड हमारे क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो बोहर ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इज एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। इसमें हमारे स्टेट करते हैं रिवॉल्व करते हैं ओनली सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में। और जो कोई भी हमारे क्या होते हैं सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ होते हैं, केवल उन्हीं में जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस, जिसके रेडियस की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है और उसकी एनर्जी की भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। These paths are called, उन सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर पाथ। या तो सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, या हम कहते हैं एनर्जी सेल, या हम कहते हैं क्या एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं? सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट या एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल। तीनों नाम याद रखने, कभी भी किसी भी नाम से पूछ सकता है। कॉल्ड एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल। These energy cells, मतलब इन एनर्जी सेल को हम एक नंबर के द्वारा, अब ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अगर हम सेंटर में बात करें तो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस। जो हमारी आपको क्या सर्कुलर पाथ दे रखे दिखाई दे रहे, जो सर्कुलर पाथ है या तो उनको हम नंबर दे सकते हैं 1, 2 या 3, या हम इनको ये नंबर ना देना चाहे तो हम दूसरे नंबर क्या दे सकते हैं? K, L, M डॉट डॉट सो ऑन। आगे तक होंगी तो हम K, L, M, N, O कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। उस सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ को हम या तो ऑर्बिट या एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। और जो एनर्जी लेवल है उनको या तो हमें रिप्रेजेंट करना है या तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन, या हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं K, L, M, N, O डॉट डॉट सो ऑन। और एक चीज और देखिए, अगर हम एनर्जी की बात करें, जैसे जैसे ऑर्बिट क्या होगी हमारी बढ़ती चलेगी, क्या होगी? ऑर्बिट बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती चलेगी। अब ये कैसे? अब इसका एग्जांपल जब हमने क्या बताया था, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक बताया था, वहां भी बताया था जब हमारे पास क्या होगी एनर्जी ज्यादा होगी तब हम क्या करेंगे? एक बड़ा राउंड क्या है बड़ा सर्किल को क्या करेंगे? कवर करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा क्या रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि सबकी जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी अलग अलग होती है और एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और फिर सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट, एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। उनको या तो हम 1, 2, 3, 4 से कह सकते हैं या K, L, M, N से बुला सकते हैं।
सेकंड पोस्टुलेट है, अगर क्या है हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी कोई फिक्स क्या होगी, एनर्जी होगी, क्या होगी, एनर्जी। जो एनर्जी होगी वो अगर हम एक चीज देखें, अगर हम अब देखें एनर्जी को और उसको 10 मिनट बाद देखें तो एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या जितना अब एनर्जी थी वो 10 मिनट बाद भी वही होगी, 1 घंटे बाद भी वही होगी, 2 घंटे बाद भी वही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रॉन की वो टाइम के साथ चेंज भी नहीं हो रही, मतलब टाइम के साथ वो वेरी ही नहीं कर रही। इसका मतलब एनर्जी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट। क्या हो गई, कांस्टेंट। एनर्जी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट। मतलब आज भी इतनी है, कल भी इतनी है, परसों भी इतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता तो उस एनर्जी सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ये हमें किसने बताया था, सर बोवेल ने। क्या बताया, देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इसमें ऑर्बिट में वो चेंज नहीं होती, किसके साथ, टाइम के साथ। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए पर्टिकुलर एनर्जी सेल। उसके पास क्या पर्टिकुलर एनर्जी सेल है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें उसके पास क्या होगी, पर्टिकुलर सेल की एनर्जी होगी। अगर दूसरी ऑर्बिट में है तो उसके पास उसमें रहने के लिए पर्टिकुलर क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, उसके पास थर्ड ऑर्बिट में रहने के लिए क्या होगी, पर्टिकुलर एनर्जी प्रेजेंट होगी। इस पर्टिकुलर एनर्जी क्या होती है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होती। So these orbits are called stationary energy levels, और उन orbits को हम क्या बोलते हैं, stationary energy levels। Third postulate है, only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h/2। अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम बराबर क्या होता है हमारा, m। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, वो लीनियर मोशन नहीं होता। तो ये वाला जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम बराबर m किसके लिए होता है, लीनियर के लिए। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा कैसा करता है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंट। तो बराबर क्या हो जाता है, m इंटू b इंटू r। मतलब क्या हो गया, m d r। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, m d r, जो हमारा इक्वल होता है किसके, m d r बराबर होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 n इंटू h/2। यहाँ वेयर n क्या है हमारा, वो 1 2 3 4 डॉट 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 तो और कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो हमारा क्या बन रहा है, n dr बराबर h/2 पाई 2h/2 पाई 3h/2 पाई और क्या बनना है, 4h/2 डॉट डॉट 4। तो एक चीज तो इसमें कॉमन आ रही है, h/2 और वो क्या है, अगर mdr की वैल्यू अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस ऑर्बिट में रहने के लिए परमिटेड देगा, वरना नहीं देगा। अगर mdr की वैल्यू यही आती है 1.5 h/2, मतलब ये हमारा क्या होता, परमिट नहीं होता, उस ऑर्बिट में फिर हम नहीं रह सकते।
अगर हम यहाँ पर H की बात करें तो H हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। फोर्थ हमारा पोस्टुलेट है, अगर कोई एनर्जी लेवल्स में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें है, इस वाले मतलब हमारी थर्ड सेल में है। कौन सी सेल में है इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में। अगर वो क्या सोच रहा है कि मैं थर्ड सेल से किस में आ जाऊं, सेकंड सेल में आ जाऊं, वहां से थर्ड सेल से मतलब N3 से कहां चला जाऊं, N2 में। तो हमें एक चीज पता है, जो N3 होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू N2 के। तो वो N2 में आने के लिए क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट द एनर्जी। क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। जब वो क्या कर रहा है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आ रहा है, तभी वो एनर्जी का क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें है, सेकंड ऑर्बिट में, कहां है, सेकंड सेल में या सेकंड ऑर्बिट में, वो जाना चाहता है कहां, थर्ड सेल में, N3 में। मतलब हमें पता है जो N2 में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें होंगे, N3 सेल में होंगे। तो मतलब उसको हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो वो किसमें जाएगा, N3 सेल में जाएगा। मतलब वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब द एनर्जी, एब्जॉर्ब द एनर्जी। ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से क्या करेंगे, एनर्जी का इमिट कर देंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल एनर्जी इमिट और क्या एब्जॉर्ब तभी होगी जब क्या होगा, एनर्जी लेवल चेंज होगा, कि वो एनर्जी फर्स्ट से सेकंड में जाना चाहता है या थर्ड से सेकंड में जाना होता है। ये तभी होता है जब क्या वो जंप करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेल्स में। तो यही लिखा हुआ है, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, the emitted or absorbed only when the electron jumps from the anode and energy level to another। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप करता है, तभी एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है। अगर हम बोले अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, हायर एनर्जी स्टेट में, क्या है, हायर एनर्जी स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। दिस हायर एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। लास्ट पोस्टुलेट है, अगर कोई रेडिएशन है और उसकी हमें क्या फ्रीक्वेंसी निकालना हो, जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जब कोई क्या रेडिएशन या तो क्या कर रहा हो, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो या इमिट कर रहा हो, तो उस दौरान हमारी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, म्यू बराबर, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू बराबर डेल्टा ई ओवर एन। मतलब इससे प्लांट कांस्टेंट से क्या कर देंगे, वो एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट, वो एनर्जी हमने क्या की है, एब्जॉर्ब किया और इमिट किया। अगर हम उसको इससे प्लांक कांस्टेंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो डेल्टा ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। E2 हमारी क्या होगी, कोई भी अगर एनर्जी क्या होगी, हायर होगी, एनर्जी स्टेट जिसकी क्या होगी, हायर एनर्जी होगी, वो हमारे कौन सी स्टेट होगी, E2 स्टेट होगी। और E1 क्या होगी, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। तो विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल, तो हम रेडिएशन कोई भी होगा उसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोहर रेडियस। अगर बोहर रेडियस की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला मिला, क्या, Rn बराबर R नॉट इंटू N स्क्वायर ओवर Z। जहाँ पर हमारा क्या n क्या है,
where n number of orbit, क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट का आर नॉट हमारा क्या है बोहर रेडियस, क्या है बोहर रेडियस। अगर कहीं कहीं इसको आर नॉट से या आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा ये ए नॉट, अगर ए नॉट भी लिखा है तो मतलब क्या होगा बोहर रेडियस। और z जो है वो है हमारा एटॉमिक, क्या है एटॉमिक नंबर। एक चीज तो सबको पता है, जब हम बोहर मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने इसमें इंपोर्टेंट फीचर्स बताया। क्या जो बोहर मॉडल था वो केवल हमारा किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, किसके लिए हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। मतलब कैसे, कोई भी एटम हो, कोई भी हमारा एलिमेंट हो जिसमें क्या हो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो प्रेजेंट हो, केवल बोहर मॉडल उसी के लिए क्या है एप्लीकेबल है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, हाइड्रोजन के लिए, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए और हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए। तो इनकी जो हम क्या है ऑर्बिट की रेडियस को क्या है बोहर रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Rn बराबर a नॉट r नॉट या a नॉट इनटू n स्क्वायर ओवर z, जहां पर a नॉट की वैल्यू क्या होती है या r नॉट की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। वो कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो z की वैल्यू क्या रख देंगे 1 और n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वो कितनी आएगी 52.9 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम आयन। किसके लिए हीलियम आयन के फॉर्मूला लगाते हैं, Rn बराबर r नॉट n स्क्वायर ओवर। अगर हम क्वेश्चन से देखें तो हमें n की वैल्यू कितनी दे दी 2 और z की वैल्यू कितनी होती है, हीलियम में वैल्यू पुट कर दें, r नॉट की वैल्यू कितनी है 52.9 इनटू n की जगह 2 मतलब 4 स्क्वायर और z मतलब 2 से 2 कर मल्टीप्लाई कर दो 8.45 ठीक हो। तो ये क्या आ गई हमारी हीलियम आयन के लिए उसकी सेकंड ऑर्बिट की रेडियस। सेकंड क्या है, किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जो हमारा फॉर्मूला दिया वेलोसिटी बराबर 2.18 into 10 की पावर 6 into z over n। तो वेयर z क्या है एटॉमिक नंबर। अगर n की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट कौन सी है। क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोहर ऑर्बिट फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव। हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का 2.18 into 10 की पावर 6 z over n मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन से हम z की वैल्यू देखें कितनी है, z लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, z बराबर 3, तो n बराबर कितना दे रखा है 2, वैल्यू पुट करते हैं तो वेलोसिटी बराबर 2.18 into 10 की पावर 6, z की वैल्यू 3 over 3 से 3 कर, तो कितना आ गया 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड।
इसकी आ गई लिथियम आयन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी क्या आ गई वैल्यू। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में क्या है प्रेजेंट है तो हम उसकी क्या एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला ई एन बराबर माइनस के आर एच ओवर इनटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो एन यहाँ पर क्या है वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, आर एच हमारा क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 2.18 into 10 की पावर -18 जूल। जेड हमारा क्या है एटॉमिक नंबर, और एन तो हमारा क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये हमारा क्या था फॉर्मूला। अगर हमें एक्साइटेशन का एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी 1 से 2 एनी स्टेट एयर। अगर कोई हमारा क्या है ये हमारा न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट, अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में किसमें है फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर वो जाना चाहता है किसमें थर्ड ऑर्बिट में, किसमें जाना चाहता है थर्ड ऑर्बिट में, उसके लिए एनर्जी स्टेट जो होगा हायर एनर्जी स्टेट उसी को हम क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। तो हम एक चीज अगर थोड़ा सा यहाँ देखें जैसे जैसे हम अप जा रहे हैं हमारी क्या हो रही है एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज। और सेल की बात करें तो सेल हमारी क्या हो रही है 1 2 3 4 सेल पे हमारी क्या हो रही है अप से डाउन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है और सेल की हमारी क्या होती जा रही है बढ़ती, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं बढ़ती है। यहाँ तक कोई अब आगे हमारा डेल्टा ई बराबर ई नॉट माइनस ई फॉर्मूले में पुट करते तो क्या हो जाएगा आगे e2 माइनस के आर एच जेड स्क्वायर हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया 1 ओवर एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन फाइनल का। तो हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एनर्जी कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। क्या हमें एनर्जी का करनी है कैलकुलेट करनी, हमारा फॉर्मूला क्या था ई एन बराबर माइनस के आर एच जेड स्क्वायर ओवर एन और वेयर क्या आर एच की वैल्यू कितनी थी 2.18 into 10 की पावर -18 वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें n की वैल्यू कितनी देगी, n की वैल्यू क्या देती कौन सी ऑर्बिट में है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर z की बात करें तो हमारा क्या एलिमेंट कौन सा है h, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो z बराबर वैल्यू पुट करते हैं E1 बराबर -2.18 into 10 की पावर -18 z की वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब 4 का बराबर 2 का स्क्वायर ओवर n बराबर 1 का क्या हो जाएगा -1 2.18 into 10 की पावर -18 into 4 ओवर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस 4 32 3 4 1 जा 4 और 3 8 क्या कितना हो गया
7 4 to the 8 into 10 की पावर -18। एनर्जी कितनी आ गई? जिसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट की है हीलियम आयन को कितनी आ गई? -8.72 into 10 की पावर -18 जूल।